पीछे की कक्षाओं में हम पढ़ चुके थे, 2 क्लासेस हो चुके हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के, जिसमें हम पहुँचे थे दोहरे निषेचन तक। दोहरे निषेचन हम बताए, दोहरे निषेचन किसे कहते हैं, तो जहाँ पर युग्मक 2 बार संयुग्मित होते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। जहाँ पर हम देखे थे कि ये हमारा स्त्री केसर और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकण पहुँचते हैं, परागकणों में अंकुरण होता है और नली का निर्माण होता है, पराग नली का, और ये पहुँचते हैं कहाँ तक, बीजांड द्वार तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो एक बीजांड की आंतरिक संरचना हम पहले बता चुके हैं। ये हमारा भीतर का भाग भ्रूण कोष हो गया, एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसे बोलते हैं बीजांड का, और बीजांड का के ऊपर 1 या 2 परत चढ़ी होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अध्यावरण। इस प्रकार की संरचना देख चुके थे। यहाँ पर हमारा पराग नली आके जुड़ता है और नर युग्मक 2 होंगे, जिसमें से बीजांड के भ्रूणकोष की एक कोशिका जिसे कहते हैं अंड कोशिका, उससे पहला नर युग्मक जुड़ता है, यानी संयुग्मित होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संयुग्मन। ठीक है, जिसमें द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा। एक हमारा केंद्रक नर युग्मक का, दूसरा केंद्रक अंड कोशिका का, दोनों ही मिल के क्या करते हैं, 2n सेल का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज। ठीक है, और दूसरा नर युग्मक जो है वो केंद्र में पाए जाने वाली कोशिका, जिसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, उस कोशिका के केंद्रक से मिलता है। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर कितने केंद्रक मिलेंगे, 3, इसलिए इसे बोलते हैं त्रिगुणित। ठीक है, इस कोशिका को क्या बोलेंगे, त्रिगुणित। और कुल मिलाकर यहाँ पर द्विनिषेचन में कितने केंद्रक होंगे, द्विगुणित कोशिका जो है युग्मनज होगी, और त्रिगुणित कोशिका को क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। ये हमारा हो जाता है भ्रूणपोष। ठीक है, युग्मनज जो है वो विकास करता है, आगे विकसित होगा तो क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाता है, और इस एम्ब्रियो को पोषित करने के लिए जो कोशिका होती है बनाती है त्रिगुणित कोशिका भ्रूणपोष को। यही भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण का पोषण करता है, जिसके बाद ये भ्रूण किस में बदल जाएगा, बीज में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोहरा निषेचन यदि नहीं होगा तो जो पुष्प है इसमें इसके द्वारा बीज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोहरे निषेचन में 2 बार नर युग्मक का संलयन हो रहा है। एक बार संलयन की प्रक्रिया हो रही है, जहाँ पर प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिल रहा है, जिस क्रिया को हम संयुग्मन कहते हैं। युग्मनज के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संयुग्मन। इसके बनने की प्रक्रिया को संयुग्मन, और त्रिगुणित कोशिका के बनने की प्रक्रिया को, जहाँ पर दूसरा नर युग्मक यानी सेकेंड वाला मेल गैमेट और ध्रुवीय कोशिका मिलते हैं, जहाँ पर एक केंद्रक नर युग्मक का और 2 केंद्रक ध्रुवीय कोशिका, तो कुल मिलाकर कितने केंद्रक, 3 केंद्रकों वाली कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन या त्रिसमेकन, त्रिसंलयन या बोलते हैं त्रिसमेकन। ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, 1 नंबर में अगर पूछा जाए अतिलघुत्तरीय प्रश्न के रूप में, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, तो एक वाक्य में बताएंगे, संयुग्मन तथा त्रिसंलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डीपली बताना है तो एक तो बताए पहले परिभाषा याद रखिएगा कि द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित भ्रूणपोष के संयुग्मित रूप से बनने की प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन कहते हैं, जहाँ पर संयुग्मन द्वारा युग्मनज बनता है और युग्मनज द्वारा ही भ्रूण का विकास होगा, तथा त्रिसंलयन या त्रिसमेकन द्वारा त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो भ्रूण के पोषण के लिए कार्य करता है। बीजांड का ऐसे पोषक तत्वों को ग्रहण करके चूस के और किसको प्रदान करता है, भ्रूण को, ताकि ये आगे विकसित होकर क्या बना सके, बीज बना सके। ठीक है, दोहरे निषेचन को सबसे पहले खोजा था किसने, नवाश्चीन ने खोजा था। ठीक है, क्या नाम है उनका, नवाश्चीन। नवाश्चीन ने सबसे पहले दोहरे निषेचन की खोज किए थे। ठीक है, नवाश्चीन जो है
दोहरे निषेचन के खोजकर्ता। और कब खोजे थे? 1898 ईस्वी में खोजा था इन्होंने। कौन सा पौधा था? नवास्चीन ने दोहरे निषेचन की खोज की है। खोज किसने किया है? पता लगाया किसने? नवास्चीन ने। कब लगाया है? 1898 में। कब लगाया है? 1898 में। किसने लगाया? नवास्चीन ने। और पौधा कौन सा था? तो फ्रिटिलेरिया और लेलियम, ये पौधे थे जिसमें इन्होंने पता लगाया दोहरे निषेचन का। ठीक है, लेकिन संयुग्मन की जो खोज है, संयुग्मन के बारे में किसने पता लगाया? संयुग्मन या बोलते हैं संगैमी की खोज किसने किया? तो ये किए थे स्ट्रासबर्गर, है ना, नाम क्या है उनका? स्ट्रासबर्गर ने खोजा था संयुग्मन की क्रिया को, या संयुग्मन की क्रिया का पता लगाया था। ठीक है, और कब किया था इन्होंने? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में इन्होंने पता लगाया कि संयुग्मन पाया जाता है पौधों में, जिसमें प्रथम नरयुग्मक और अंड कोशिका मिलकर द्विगुणित कोशिका यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा नोट में कि परागण जैसे ही परागण की प्रक्रिया होती है और परागण के बाद परागकण का अंकुरण होता है, और अंकुरण के बाद नली का निर्माण होता है, पराग नली का, और इस नली द्वारा जो नरयुग्मक है उनको रास्ता मिलता है बीजाणु द्वार तक जाने के लिए। निषेचन में वो निषेचन की क्रिया कर पाते हैं, पराग नली के द्वारा ही उन्हें रास्ता प्रदान होता है। तो यहाँ पर परागण की जैसे ही क्रिया करते हैं, यानी परागकण जैसे वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं, अंकुरण की प्रक्रिया होगी और निषेचन में कुछ टाइम लगेगा, है ना। तो निषेचन और परागण के बीच जो समय अवधि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 से 25 घंटे की होनी चाहिए, तब निषेचन की क्रिया संभव है। अन्यथा परागण होने के पश्चात यदि इससे अधिक समय लगता है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि परागण और निषेचन के बीच जो समयावधि है वो 2 से 25 घंटे का अंतर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक वो कम से कम ले सकते हैं 2 घंटा, और अधिक से अधिक 25 घंटा तक परागकण अंकुरण के बाद निषेचन में सक्षम होंगे, उसके बाद नहीं हो सकता है निषेचन की क्रिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परागण और निषेचन, ठीक है, ये दोनों अलग अलग विधियाँ होती हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो परागण किसे कहते हैं इसे हम देख लेते हैं एक अलग चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं ये हमारा पुष्प का स्त्री वाला भाग हो गया, क्या बोलते हैं? स्त्री जननांग, और ये पराग कण जहाँ बनेंगे यानी पुंकेसर वाला भाग हो गया। ठीक है, ये हमारा पुंकेसर वाला भाग। पराग कण जब परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कोष फटने लगता है। ठीक है, पराग कोष फटेगा, ये पराग कण जो है वो कहाँ तक चल के आएंगे? स्त्री के वर्तिकाग्र तक। तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, समझे? यहाँ पे परिपक्व पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्या बोला गया है। तो पराग कणों का या परिपक्व पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? परागण। ये परागण की प्रक्रिया। निषेचन किसे कहेंगे? तो नर युग्मक व मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या होगा? तो परागण के लिए अनेक माध्यमों की आवश्यकता होती है। परागण यानी ये पॉलन ग्रेन जो है यहाँ तक पहुँचाया जाते हैं माध्यम से। वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो हो सकता है वायु, हो सकता है वो, हो सकता है जल, कोई कीट हो सकता है,
कोई जंतु हो सकता है जिसके माध्यम से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये बिना माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसमें नहीं होती है माध्यम की आवश्यकता, जबकि परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है ना। ये परागण की प्रक्रिया बीजांड के बाहर होता है। यह किसके बाहर होगा? बीजांड के बाहर संपन्न होता है। जैसे देखिए अभी कि परागकण, बीजांड हमारा यहाँ पे होता है ना, और परागकण सर्फ कहाँ पहुँचेगा? वर्तिकाग्र पे। तो यहाँ पहुँचा, बीजांड तक नहीं पहुँचा, तो यानी बीजांड से बाहर क्या होता है? प्रक्रिया संपन्न होती है परागण की। जबकि निषेचन की बात करें तो जब तक पॉलन ट्यूब बनेगा नहीं तब तक निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो ये क्रिया किस में होती है? बीजांड में होती है। ये क्रिया किस में होगी? बीजांड में। अगला पॉइंट अगर देखिए क्या होता है, यह एक भौतिक प्रक्रिया, यानी ये बाहर प्रक्रिया घटना हो रही है। ये हम अपने इस क्रिया को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? यह बाह्य और भौतिक प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? यह बाह्य और भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, परागण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? बाह्य और भौतिक प्रक्रिया है, जबकि यह आंतरिक है और जैविक है। आंतरिक व जैविक क्रिया है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान दिए। परागण की प्रक्रिया किसे कहेंगे? तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, जबकि यहाँ पर युग्मक मिलेंगे, निषेचन कहलाएगा। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, कीट, वायु, कोई जंतु और भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, जबकि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। यह बाह्य और भौतिक प्रक्रिया है, जबकि यह क्या है? आंतरिक और जैविक प्रक्रिया है। उम्मीद करते हैं जितना आपको समझाया गया होगा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया है, और आगे हम और भी वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है, अब जितना भी घटनाएं हमने देखा वो सभी था निषेचन पश्च घटना, वो हमने देखा, और दूसरा पॉइंट हमने देखा दोहरा निषेचन या निषेचन की क्रिया। अब हमारा जो घटना घटित होगा निषेचन के बाद की घटना, यह बोलते हैं निषेचन पश्च घटना है। निषेचन पश्च घटना के भीतर हमारा क्या घटित होगा, या कौन सी क्रिया होगी? तो होगा भ्रूण का विकास, क्योंकि हम पीछे देखें कि दोहरा निषेचन की क्रिया में संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज किसे कहेंगे? तो निषेचन द्वारा बने हुए द्विगुणित कोशिका को ही क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। जो बीज की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है, वही होगी जो आगे विकसित होकर भ्रूण, और भ्रूण के बाद हमारा बीज का विकास होगा। ठीक है, यहाँ पर भ्रूण जो होते हैं, अभी हम चूंकि पढ़ रहे हैं आवृत्तबीजी पौधे में, और आवृत्तबीजी पौधे जो होते हैं बीज पत्रों के आधार पर कितने समूह होते हैं? 2। एक बीजपत्री होते हैं आवृत्तबीजी, और होते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जैसे कि हमारा चना हो गया, चना इस तरह का होता है। अगर इसको हम फाड़ दें तो इसमें से 2 हमारे हिस्से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये हमारा द्विबीजपत्री। वही गेहूं की बात करें तो मान लेते हैं ये गेहूं हो गया, गेहूं के 2 हिस्सा नहीं मिलते हैं। ठीक है, यानी एक ही बीजपत्र होता है, तो एक बीजपत्री, 2 बीजपत्र होंगे तो द्विबीजपत्री। तो हम इसमें देखेंगे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर जिसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री के बारे में, है ना। द्विबीजपत्री में सबसे पहले द्विबीजपत्री की जो अध्ययन है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसके विकास की खोज किसने किया था? मेन्स्टीन ने किया था। मेन्स्टीन जी ने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन किया था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा। वैसे समय कम है और हम कम समय में हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर विशेष ध्यान देंगे। यदि आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके बायोलॉजी में 80 से 85% बने हैं। ठीक है, तो आपको बस जितना मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करके ध्यान देके पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन किसने किया था? मेन्स्टीन ने किया था। आगे चलते हैं, देखते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता कैसे है।
इसकी शुरुआत जब होगी कैसे होगी, तो हमारा जो युग्मनज होगा, युग्मनज ही हो गया, इसका ये केंद्रक हो गया, युग्मनज का आकार धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। विकास की प्रक्रिया हो रही है तो युग्मनज का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ने के साथ साथ इसके चारों ओर सेलुलोज परत का निर्माण होने लगता है और इसके बाद वह अनुप्रस्थ विभाजन करता है। कैसा विभाजन करेगा युग्मनज, अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ये क्या करता है, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक कैसी कोशिका किस तरह की बनेगी, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, यानी एक बीजांडद्वार की ओर और दूसरी बनेगी निभाग की ओर। ठीक है, जो आकार देखा जाए, आकार की यहाँ बात नहीं होगी, जो हमारी कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाएं बीजांडद्वार की ओर यानी नीचे की ओर हमारा बीजांड होता है। इस तरह की संरचना हम देखे हैं। ये मान लेते हैं यहाँ इधर कोशिकाएं थी, मान लें निषेचन तो हो गया है, ये हमारा युग्मनज बन चुका है, बीजांडकाय हो गया और इसके ऊपर परत चढ़ी होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो जो निभाग इधर हमारा ये वाला दिशा क्या कहलाता है, बीजांडद्वार, और ऊपर का दिशा क्या कहलाता है, इधर वाला ये वाला दिशा क्या कहलाता है, ऊपर का निभाग कहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो कोशिका, ये वाली जो कोशिका है, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, आधार कोशिका, नीचे है आधार में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आधार कोशिका, बेसल सेल, आधार कोशिका। और जो ऊपर की ओर होती है यानी निभाग की ओर होती है, उस कोशिका को हम कहते हैं अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल बोलते हैं, अंतस्थ कोशिका, है ना, अंतस्थ कोशिका। अंतस्थ कोशिका ऊपर यानी निभाग की ओर और आधार कोशिका नीचे की ओर। जो आधार कोशिका है ये आगे चल के निलंबक बनाती है। ठीक है, आगे चल के क्या बनाएगी, निलंबक। निलंबक कैसा होगा, तो सबसे पहले आधार कोशिका विभाजन जो करती है वह किस प्रकार का विभाजन करती है, तो विभाजन करेगी जिसके बाद हमारी कोशिका बनेगी कैसी, यहाँ पर विभाजन करेगी तो दो हमारी कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, ये केंद्रक हो गया। विभाजन करेगी कौन सा, अनुप्रस्थ विभाजन करती है, जबकि अंतस्थ कोशिका होती है वो उदग्र विभाजन वर्टिकल करती है, जिसके बाद दाएं और बाएं कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, ये लगातार ऐसे ही अनुप्रस्थ विभाजन करती जाएगी और अंततः किस प्रकार की, एक डंडीनुमा संरचना के रूप में कोशिका का निर्माण करेंगी। ये अंततः इस तरह की कोशिका बनेंगी। ठीक है, जो दिखाएंगे इस तरह की कोशिकाओं का समूह बनेगा, है ना। तो ये हमारा निलंबक उल्टा कर दिए, ये ऊपर हो गया दिशा, वही ऊपर कर दे तो इस तरह का हमारा इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर में अगर देखें तो ये आधार जो हमारा बीजांडद्वार है वह ऊपर की ओर दिखाया गया है और निभाग नीचे की ओर। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा दिखाया है, तो समझे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि बीजांडद्वार की कोशिका तो कौन सी हो जाएगी, आधार कोशिका। तो आधार कोशिका कौन सा विभाजन करती है, आधार कोशिका कौन सा विभाजन करती है, अनुप्रस्थ, जिसमें ऊपर और नीचे की कोशिका, यानी ये हर एक कोशिकाएं हैं, इसका निर्माण होगा। ठीक है, आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करेगी, जबकि अंतस्थ कोशिका जो है वह उदग्र विभाजन करती है। जो हमारी आधार कोशिका है इसी के द्वारा, इसको हम कहते हैं, ये कोशिका क्या कहलाएंगी, निलंबक कोशिकाएं, निलंबक कोशिकाएं। ठीक है, और ऊपर की जो कोशिका है, जो अंतस्थ कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनाती है, इन कोशिकाओं को कहते हैं भ्रूणीय कोशिका। और वास्तव में भ्रूण का विकास किसके द्वारा हो रहा है, अंतस्थ कोशिका के द्वारा हो रहा है। ठीक है, वैसे निलंबक की जो कोशिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है, तो बीजांडकाय से चूषण करके पोषण पदार्थों को इन भ्रूणीय कोशिकाओं को देती हैं परिपक्व होने के लिए। ठीक है, अब लगातार निलंबक की कोशिकाएं अंतस्थ अनुप्रस्थ विभाजन करती जाती हैं और एक बेलनाकार लंबे संरचना के रूप में कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं लगभग हो सकती हैं 6 से 10 कोशिकाएं, है ना। और उसके बाद से, जबकि ये भ्रूणीय कोशिका एक बार तो उदग्र विभाजन की, लेकिन ये क्या करती है, अनुप्रस्थ विभाजन करती है, एक बार उदग्र दूसरी बार अनुप्रस्थ, जिसके बाद से 4 कोशिकाओं का समूह बनेगा। आगे चल के ये कोशिकाओं का समूह था जिसमें 6 से 10 कोशिकाएं होंगी।
ठीक है, लगातार ये अनुप्रस्थ विभाजन होता जाता है। और आगे ये जो 4 कोशिकाएं हैं पुनः से उदग्र और वर्टिकल उदग्र और अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा अष्टक का निर्माण करती है। यानी यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 8 कोशिकाएं बनती है। ऊपर की ओर जो हमारे निलंबक कोशिका के समीपस्थ होती है, ऊपर की ओर 4 कोशिकाएं और नीचे की ओर 4 कोशिकाएं, 4 कोशिकाओं का समूह बन गया, 8 कोशिकाओं का समूह बन गया। और यहाँ पर ये कोशिकाओं का समूह इस तरह का बेलनाकार दंड के रूप में पाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी जो कोशिका ऊपर की ओर कोशिका होती है, यानी उल्टा करके देखें तो बीजांडद्वार की ओर की कोशिका होती है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, जिसे बोलते हैं पुटिका कोशिका। ये क्या कहलाएगी, पुटिका कोशिका। और सबसे अंतिम निलंबक की कोशिका को हम कहते हैं अंतःस्फीतिका, अधःस्फीतिका। ये कहलाती है अधःस्फीतिका। इसके ठीक नीचे वाली ये 4 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, अधराधर कोशिका। ये 4 कोशिकाओं का समूह ये कहलाती अधराधर कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं अधराधर कोशिकाएं। और ये 4 कोशिकाएं जो हैं ये कहलाती हैं अध्याधर, इन्हें बोलते हैं अध्याधर कोशिकाएं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि अधराधर कोशिकाएं और क्या है, अध्याधर कोशिकाएं। अधराधर है और ये अध्याधर, ठीक है। अधराधर जो कोशिकाएं हैं वो किसका निर्माण करती हैं, वो निर्माण करती है मूलांकुर और अधोबीजपत्र की। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसके द्वारा क्या क्या बनेगा, अधोबीजपत्र, और ये बनाती हैं, और क्या बनाती हैं, मूलांकुर बनाती है। मूलांकुर किसे कहते हैं, तो मूल का अंकुर यानी जड़ का अंकुर जो है क्या कहलाएगा, मूलांकुर कहलाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि अधराधर कोशिकाएं ही हैं जो जिनके द्वारा किसका विकास होता है, जड़ का विकास होता है। वही अध्याधर कोशिकाएं किसका विकास करती हैं, ये प्रांकुर और बीजपत्र का। ये किसका निर्माण करेंगी, प्रांकुर प्लस बीजपत्र, ठीक है। बीजपत्र अगर आप देखे होंगे, एक इन सबको समझा देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी कमेंट कीजिएगा कि बात समझ में आई या नहीं। फिर से अगर कोई परेशानी होगी तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का वही है, बायोलॉजी है हमारा, हमारे इसी चैनल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी चैनल है। आप वहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे पहले कि बीज जो हमारा बीज है इसके बनने में भ्रूण का विकास कैसे होता है, युग्मनज द्वारा। तो सबसे पहले युग्मनज, ठीक है। युग्मनज का आकार बड़ा हुआ है ना, और चारों ओर से लोच का परत का निर्माण हुआ। यह विभाजन किया अनुप्रस्थ, जिसमें 2 कोशिकाएं बनी, निभाग की ओर और बीजांडद्वार की ओर। जो निभाग की ओर कोशिका होती है उसे बोलते हैं अंतस्थ कोशिका, और जो बीजांडद्वार की ओर होगी आधार कोशिका। अंतस्थ कोशिका उदग्र विभाजन द्वारा कोशिका का निर्माण करती हैं, जो लगभग टी आकार के रूप में, उल्टा टी यहाँ पे देखें तो दिखाई देगा, आकार की कोशिका बनाएगी। और इसी के द्वारा भ्रूणीय कोशिका का निर्माण, या इसी को भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, भ्रूण का निर्माण इसी से होगा। दूसरी आधार कोशिका जो कि इधर पाई जाएगी बीजांडद्वार की ओर, और इसी के द्वारा किसका निर्माण होगा, निलंबक का निर्माण होगा। निलंबक का काम क्या होता है, तो बीजांड से पोषण का चूषण करके भ्रूणीय कोशिकाओं को भ्रूण के विकास के लिए प्रदान करती हैं। अब लगातार निलंबक की कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन ही करती हैं, और जिसके पश्चात 6 से 10 समूह की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो दंड के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। और जो हमारी भ्रूणीय कोशिका होती हैं, पहली बार तो उदग्र विभाजन हुआ, लेकिन दूसरी बार अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से ये पुनः हर एक कोशिकाएं अब लगातार उदग्र और अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा अष्टांग का निर्माण करती है, यानी 8 कोशिकाओं का समूह बनता है, ठीक है। ये पूरी संरचना, जिसमें से निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका फूलकर मोटी होती है, जिसे पुटिका कहते हैं। ये पूरी तरह से किधर होती है, बीजांडद्वार की ओर होती है। और सबसे इसकी अंतिम कोशिका जिसे हम कहते हैं अधःस्फीतिका। अधःस्फीतिका के ठीक 4 कोशिकाएं नीचे की ओर अधराधर कोशिकाएं, जो विकसित होकर अधोबीजपत्र और मूलांकुर बनाती हैं। और नीचे की 4 कोशिकाएं, ये हमारी 4 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, अध्याधर, जो प्रांकुर और बीजपत्र बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यदि आप इस
विषय को अच्छे से पढ़े होंगे इस टॉपिक को, तो आपको ये रिवाइज करने में या फिर इस तरह से वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पूरा से रिकॉल होने लगेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने देखा प्रांकुर, ध्यान देना है, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, है ना। यहाँ पे हमारा ध्यान देना है मूलांकुर, मूलांकुर, ठीक है, या बोलते हैं मूलांकुर को रेडिकल, है ना। और एक होता है हमारा प्रांकुर और होता है बीजपत्र। यदि आप इन तीनों को समझ लें, यदि आप एक बीज को लगाए होंगे तो बीज चना का ही देख लेते हैं। चना एक हमारे पास है, ठीक है, ये चना हो गया। जैसे ही हमने इसको पानी में भिगोया या फिर कभी छोड़ देते हैं भिगो के, थोड़ी सी नमी रहती है तो इसमें से सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा निकलता है, सफ़ेद धागा, ठीक है। यही जो है रूट का निर्माण करता है। पहले तो ये सफ़ेद धागा ऐसे घुमा होगा और धीरे से नीचे की ओर घूमेगा और इसमें से सफ़ेद ऐसे धारियाँ रोएं जैसे दिखाई देंगी और ये जो हिस्सा है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ऐसे फटने लगेगा और फट के यहाँ से ऊपर से क्या होगा, इस तरह से ऊपर की ओर भाग निकले दिखाई देंगे। यहाँ पे क्या है, जो हमारा सबसे पहले विकसित हुआ वो था हमारा मूलांकुर और ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये किसके द्वारा होता है, प्रांकुर के द्वारा। और ये जो हिस्से हैं यही हिस्से कहलाते हैं बीज पत्र, ठीक है, ये हिस्से क्या कहलाते हैं, बीज पत्र कहलाते हैं। और जैसे ही बीज पत्र होंगे, बीज पत्र का काम क्या होता है, तो जो नवजात हमारा प्ररोह है, इसे हम प्ररोह बोलेंगे, यानी जो तने का भाग है उसे पोषण देने का काम बीजपत्र करता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्तियाँ अभी निकली हुई नहीं है, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल है नहीं कि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। और अभी जड़ का ग्रोथ हो रहा है, अभी ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही बढ़ जाएगा ये इस तरह की संरचना दिखाई देगी, है ना। इस तरह से ये जड़ हो गया और ये पत्ते जैसे संरचनाएं नीचे दिखाई देंगी। जैसे ये बड़ा होता जाता है, ये जो मोटा होता है ये पतला होता जाता है, क्योंकि ये जो वृद्धि कर रहा नवजात प्ररोह है ये इसी से पोषण लेता है और धीरे 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 जड़ें क्या हो जाती हैं, विकसित, और मिट्टी में पूरी तरह से अपना अस्थायी आवास बना लेती हैं। जब उसके बाद से ये पतले होके झड़ जाते हैं और ये जड़ों द्वारा ये जल का शोषण करता है, इसमें पत्तियां आ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होने लगती है। तो इस प्रकार से एक बीज जो है उसको विकसित होने में ये जो हमारा भ्रूण है इसका कैसे विकास हुआ, बीज से हमारा एक नया पौधा तैयार हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक बताया गया जो वो समझ में आया है? समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि आगे भी हमको वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले, ठीक है। अब यहाँ तक की जो क्लास है वो समाप्त होती है। आगे हम देखेंगे बीज, ठीक है, बीज का निर्माण कैसे होता है।